आज का चैप्टर जो यूनिट नंबर 3 है एबीएम की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी 6-7 मार्क्स की भी हो सकती है। छोटा यूनिट है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, फैक्ट भी हैं उसमें, और उसमें न्यूमेरिकल या केस स्टडी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो हम उसका जो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने किया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखूंगा। उस न्यूमेरिकल को आपने पहले करना है और फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये जो है आपकी स्क्रीन पर आरबीआई का जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर है M1 M2 के बारे में, तो उस पे बात करेंगे हम। सबसे पहले रिजर्व मनी। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लासेस मिस करी हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन क्या, उनके लिए फ्रेश हो जाएगा, और जिन्होंने करी उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मैं बार बार आपसे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ चैप्टर की, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिजर्व मनी, रिजर्व मनी में बोलता है द डेफिनेशन ऑफ रिजर्व मनी एंड इट्स कंपोनेंट वुड रिमेन अनअल्टर्ड ऑन द सोर्स साइड। हाउएवर द RBI's refinance to the NABARD, which was either to part of RBI's claim on banks, would be classified as a part of RBI credit to commercial sector। मीन्स यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो RBI नाबार्ड को मनी देता है, और नाबार्ड का काम क्या है, रीफाइनेंस अवेलेबल कराना। मीन्स वो बैंक जो फंडिंग करना चाहते हैं लेकिन फंड नहीं है, कौन से एरिया में, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो जो बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में फंडिंग करना चाहते हैं और उनके पास फंड की शॉर्टेज है, तो वो नाबार्ड से रीफाइनेंस ले सकते हैं। यानी नाबार्ड किसको देता है, बैंक को देता है, और बैंक किसको देते हैं, जो नीडी होते हैं या जिनको लोन की जरूरत होती है उन लोगों को लोन देते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि आरबीआई ने जो पैसा नाबार्ड को फॉर द पर्पज ऑफ रीफाइनेंस दे रखा है, ठीक है, और वो रीफाइनेंस क्यों दे रखा है कि क्रेडिट टू कॉमर्शियल सेक्टर, तो उसको ये माना जाएगा कि ये पैसा क्रेडिट कॉमर्शियल सेक्टर में क्रेडिट के लिए चला गया है। ठीक है, एज इट एन एडवांस टू द अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सेक्टर। फर्दर द आरबीआई नेट मॉनेटरी लायबिलिटी would be decomposed into capital account comprising capital and reserve and other item net। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक्स नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी दो तरह की होती हैं, एक मॉनेटरी लायबिलिटी और एक नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। मॉनेटरी लायबिलिटी का मतलब है जिसमें आपने पैसा दिया है और पैसा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है वुड बी डिकम्पोज इनटू कैपिटल अकाउंट, यानी वो कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। नॉन मॉनेटरी क्यों, देखो आपने किसी से पैसा लिया, उस पैसे का अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको रिटर्न नहीं करना है, तो इसका मतलब वो पैसा कन्वर्ट हो गया आपके कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल क्रिएट हो गई। ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्राइजिंग कैपिटल एंड रिजर्व एंड अदर आइटम, यानी कि वो ये भी जो कैपिटल का पार्ट है, रिजर्व का पार्ट है, अदर आइटम, तो उन आइटमों में डिकम्पोज हो जाती है जो आरबीआई की नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। जो मॉनेटरी लायबिलिटी है वो तो उसे वापस करनी पड़ती है, नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी को वो लेकर के कुछ और काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर बात आई थी नैरो मनी की। ठीक है, और उसके बाद हाँ, जो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला वाइज देखेंगे, जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले की बात करेंगे, तो उसने बोला M0 क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है जो प्रिंट करी माइनस बैक। कोई मुझे आंसर करिए कि प्रिंट करेंसी जब मार्केट में चली जाती है तो उसमें से बैक कौन सी करेंसी आती है। आरबीआई के पास कुछ सर जो चेस्ट के पास होती है, CRR SLR में जो रहता है
नहीं, वो तो बैक नहीं आई ना। म्यूटिलेटेड नोट्स। हाँ बिल्कुल ठीक। मीन्स जो नोट आपके म्यूटिलेटेड हैं, और सॉइल नोट है, सॉइल्ड हैं, सॉइल नोट है। ठीक है, तो ये वाले नोट्स अगर हम माइनस कर लें तो इसका मतलब पूरी करेंसी सर्कुलेशन में मानी जाएगी। आरबीआई ने मान लिया आज तक 10 बिलियन रुपीस की करेंसी प्रिंट करी, उसमें से 1 लाख की करेंसी उसके पास सॉइल नोट की फॉर्म में आ गई, तो वो माइनस करेंगे तो बाकी करेंसी को हम क्या मानेंगे? इट इज इन सर्कुलेशन। पब्लिक के दूसरा, पास। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी बैंक क्या करते हैं? बैंक जो है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, या कोई भी बैंक है, वो अपना एक आरबीआई के पास अकाउंट भी रखते हैं। तो अगर आरबीआई के उस अकाउंट में कुछ बैलेंस है वो, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो अब अदर से मतलब है जो कोई और लोग करते हैं, इधर तो बोला उसने बैंकर के लिए, और इधर जो अदर लोग करते हैं। तो ये जो जितना पैसा है करेंसी सर्कुलेशन प्लस आरबीआई के पास दोनों टाइप के जो डिपॉजिट हैं, उनको हम लोग कौन सी मनी में रखते हैं? M0। M0 या रिजर्व मनी बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि M0 के डेटा जो कंपाइलेशन होता है कितने दिनों के अंदर होता है? 15 days। वीकली है वीकली सर, फोर्टनाइटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीकली है सर क्या? हाँ, और ये हमने पढ़ा हुआ है, तब हम हाँ, कह रहे हैं। कल फ्राइडे को वीकली वाला, फ्राइडे वाला। हाँ शायद यहाँ ये भी लिखा हुआ है, देखो ये हमने जो कल वाली क्लास थी उसमें ये बात पढ़ी थी, ठीक है। सर M0 में बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई जो है उसमें पूरे मतलब जितने भी बैंक्स रहेंगे उनका सबका बैलेंस आ जाएगा क्या? क्या कह रहे हैं आप? सर M0 में बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, हाँ इसमें जो फंड्स रहेंगे वो पूरे जो अभी स्टेट बैंक है, पीएनबी है, सब बैंकों के मिला के वो टोटल आ जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है M1 का। ये रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, ठीक, और इम्पोर्टेंट है इसलिए कराना पड़ा मुझे। तो अब आया फोर्टनाइटली कंपाइलेशन, तो बाकी जो डेटा है वो फोर्टनाइटली कंपाइलेशन, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए कि आरबीआई को M0 कलेक्ट करने में आसानी है या M1 कलेक्ट करने में आसानी? M0 तो हो ही जाएगा। M0 बहुत आसान है क्योंकि उसे बैंक अपना को ही रखना डिपॉजिट कंपलसरी देखना है। है, सारे डेटा उसके बाद रेडीमेड है। यस सर। सर M1 तो एग्जैक्टली पता भी नहीं कर पाएगा सही से, M1 का तो सही से पता भी नहीं कर पाएगा क्योंकि जो पब्लिक के नहीं। पास कहाँ पे पैसा पड़ा है यू नेवर नो। नहीं वो तो मान लिया जाता है, वो तो ट्रीट कर लिया जाता है, लेकिन ये वाली जो फिगर है इसको मिलने में टाइम लगता है। और कब कब सब बैंक लोग अपनी रिपोर्ट कब देते हैं आपको पता होगा? फॉर्टनाइटली फोर्टनाइटली देते हैं। तो वो देंगे तभी तो कंपाइल करेगा वो, ठीक है। इसका रीजन भी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो अब ये M1 में बोलता है करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक कैसे निकलेगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत सिंपल है। जितना नोट प्रिंट किया माइनस जितना नोट रिटर्न हुआ माइनस कैश इन बैंक्स। अगर हम ये निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। एक रिपोर्ट फिर से जाती है रिपीट करिए ना ये वाला। हाँ करते हैं। बैंक की एक रिपोर्ट जाती है जिसमें बैंक अपने वहां अवेलेबल कैश का इंफॉर्मेशन देता है आरबीआई को। आरबीआई ने सपोज कीजिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आरबीआई ने 100 ट्रिलियन रुपीस प्रिंट किए, 1 ट्रिलियन रुपीज सॉइल नोट की तरह वापस आ गए, ठीक है। और बैंकों में 50 ट्रिलियन डिपॉजिट है। तो आज की जो लिख डेट रहे में क्या हो जाएगा इसका? लिख रहे हैं 100 -1 -50
इज इक्वल टू 49 जो है वो कहाँ पर है? ये करेंसी Currency विद public. करेंसी विद Public. पब्लिक, और इस Public. 49 में ब्लैक मनी भी शामिल है, ठीक है। लेकिन अच्छा। आरबीआई को तो मानना पड़ेगा ना, 49 मार्केट में पब्लिक के पास है। अब पब्लिक ने वो पैसा ब्लैक मनी के फॉर्म में रखा हुआ है या व्हाइट में, ये आरबीआई से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो M1 में कौन से 3 पार्ट आए? पहला पार्ट आया करेंसी विद पब्लिक, जिसको हम नोट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैंक में डिमांड डिपॉजिट और अदर, जो ये वाला था लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला, ये 3 जो है M1 में आते हैं, ठीक है। ये 3 क्या है? M1 में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट किया हुआ फॉर्मूले को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कहता है? करेंसी विद पब्लिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक नाम आया करंट डिपॉजिट, जिसको ऊपर डिमांड डिपॉजिट बोल रहे थे वो, उसको उन्होंने थोड़ा सा तोड़ दिया। क्या तोड़ा? एक तो करंट डिपॉजिट में और दूसरा किसमें तोड़ा? ये डिमांड लायबिलिटी डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक में जो देखो, मतलब ऊपर तो उसने डिमांड डिपॉजिट बोला, और आपको पता है डिमांड डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं बैंकों में? 2, टाइप्स के सेविंग बैंक और करंट वो दोनों यहाँ पे तोड़ दिए उसने, ठीक है। और तीसरा वाला वो वैसे का वैसे ही रखा उसने। M1 क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं M2 पर। अच्छा ठीक, ओके सर। M2 जो आप लेंगे, एलिमिनेट कर दिया। डिमांड डिपॉजिट को तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया ना उसने। हाँ सिंपल भाई, आप कासा बोलते हैं इसको, यस यस, कासा बता दिया उसने ना, ठीक है। कासा टाइप का। सर ये प्रिंट नोट है, इसमें कॉइन्स को भी ऐड करते हैं क्या? हाँ, यस यस जो सर भी लास्ट ईयर कॉइन्स का क्वेश्चन था ना सर, लास्ट ईयर में आया था सर, ये है, लास्ट टाइम क्वेश्चंस में आया हुआ था। हाँ लास्ट टाइम था कॉइन्स का। कॉइन्स था तो उसको कहाँ करेंगे सर? करेंसी में अभी मिलेगा जो ना? आज का न्यूमेरिकल है ना, हाँ जी, उसमें ये बात आएगी। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अभी तो हमको पहले फॉर्मूला रखने हैं, ठीक। चलो दूसरा पॉइंट आ गया M2। तो M2 जब भी बात करेंगे तो पहले क्या शुरू हो रहा है? M1। यस ठीक है। करेंसी विद पब्लिक और टाइम डिमांड डिपॉजिट आ गया साथ में। हाँ, तो M1 तो पूरा एज इट इज आ गया, लेकिन क्या जोड़ दिया उसने अब? टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक। अभी तक मैं आपसे मैं डाउट में हूं, और अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला है मुझे खुद को। अगर आपको किसी को क्लियर हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जो ये सेविंग बैंक, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, सेविंग बैंक को 2 पोर्शन में ले रहा है। एक कौन से पोर्शन में ले रहा है? डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट। टाइम। तो ये जो ये वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ पोर्शन तो उसने कहाँ ले लिया? M1 में। डिमांड में, और बचा हुआ पोर्शन कहाँ ले रहा है? टाइम लायबिलिटी 2 में। लेकिन M2 को निकालने में एक चीज की आसानी है, क्या? कि सेविंग बैंक में जो भी फिगर दिख रही है वो पूरी उठा लेनी है। क्यों? क्योंकि कुछ फिगर तो आपकी ऊपर आई है और कुछ फिगर टाइम में आई है। तो हम सीधा सा ऐसा कह लें कि पूरी फिगर उठा लो। ये पॉइंट समझ में आया किसी को? हाँ सर ठीक है। जैसे सर सेविंग टाइम बैंक है, सर उसके कल 2 टुकड़े हैं, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक के 2 टुकड़े हैं, एक तो डिमांड पोर्शन और एक टाइम पोर्शन। 2 टुकड़े हैं। इस डिमांड को तो वो उठा रहा किसमें? M1 में। और इसको कहाँ उठा रहा वो? M2 में। ठीक है। तो M1 और एफडी हो गया है, टाइम डिपॉजिट तो एफडी हो गया ना। नहीं, सर सेविंग बैंक का टाइम डिपॉजिट। सर सेविंग बैंक को कैसे टाइम डिपॉजिट होगा? सर यही तो ऐसी सर कुछ एक स्कीम रहती है सर, जैसे कि 25,000 से ऊपर आपको वो एक एफडी का ब्याज मिलेगा, उस तरह की सेविंग डिपॉजिट्स की बात तो नहीं कर रहे सर? नहीं, वो तो जैसे ही वो एफडी बनती फ्लेक्सी है ना, डिपॉजिट तो वो तो वो time तो deposit एफडी में चली जाती है।
MOD. एमओडी हाँ, चली जाती है, MOD। वो तो एफडी में चली जाती है। सर पर ये 2 बार रिपीट नहीं होगा क्या चीज? सर ये 2 बार रिपीट नहीं होगा। M1 में भी सेविंग और करंट ऐड हो रहा है और M2 में भी M1 प्लस टाइम लायबिलिटी ऑफ सेविंग एंड ये नहीं, हो दो रहा बार नहीं हो रहा है, सुनो, उधर ऊपर डिमांड डिपॉजिट बोल दो दिया ना। बार नहीं हो रहा। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, जो ये अभी मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये जो ग्रीन कलर ले रहा हूँ ना मैं, ये ग्रीन कलर, इसमें ध्यान से पढ़ो। ये सेविंग डिपॉजिट तो है, लेकिन इसमें वर्ड लिखा हुआ कौन सा? डिमांड लायबिलिटीज। डिमांड डिमांड लायबिलिटी लायबिलिटी। और सेविंग अकाउंट्स। ऐसे ही ये भी सेविंग डिपॉजिट तो है, लेकिन इसमें कौन सा पार्ट लिखा हुआ है? टाइम टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटी। ठीक है, तो M2 अगर आपको निकालना हो तो आप पूरा पूरा क्या उठा सकते हैं? सेविंग बैंक और करंट अकाउंट। तो आपको डिमांड और टाइम का चक्कर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां शामिल है थोड़ा सा और थोड़ा सा यहां शामिल है। लेकिन M2 में पूरा एक साथ ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सेविंग में नीचे एक डिमांड चीज और टाइम लिखी का हुई है, क्या जरा इसको concept? देखिए जरा। ये इसमें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ नीचे क्लियर हो रहा है। पहला पार्ट क्या है, देखिए पहला पार्ट क्या है? करेंसी विद द पब्लिक। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं। नो सर। दूसरा पार्ट क्या कहता है? करंट डिपॉजिट ऑफ किसका? बैंकिंग सिस्टम में, यानी करंट अकाउंट मान लो। दूसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट क्या कहता है? डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग। सेविंग ये जो डिपॉजिट। सेविंग बैंक यूज कर रहा है, इसमें दोनों शामिल हैं। कौन से? डिमांड एंड टाइम। डिमांड एंड टाइम। हाँ, तो अगर हम M2 का फॉर्मूला M1 प्लस करके यूज करेंगे, उस कंडीशन में आपको सेविंग बैंक का टाइम लायबिलिटी लेना पड़ेगा। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। बात समझ आ गई? सेविंग में डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या क्या होती है? हाँ सर, यही सर। इस तरह से डिफाइन करेंगे। यही तो $1 बिलियन क्वेश्चन चल रहा है हमारे दिमाग में भी। सर ये रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है क्या? नहीं नहीं, रिकरिंग बिल्कुल अलग है। रिकरिंग तो टाइम डिपॉजिट में प्योरली आता है। वो तो टाइम डिपॉजिट आ गया ना। ठीक है, अब इसको देखते हैं, कहीं अगर मेरे को भी क्लू मिलेगा। मुझे लेकिन अपनी ऐसा बुक कुछ में ध्यान में आ रहा है। सर, जो अपनी बुक है ना, उसमें नहीं दिखाया ये जो टाइम डिपॉजिट है ना, सेविंग वाला पोर्शन। हाँ हाँ हाँ, आपके बुक जो में तो ये बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है ना। तो उसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग ऐड किया हुआ है सर, और वो M1 एक के अलग चीज है बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस वाला बिल्कुल अलग है। सर स्वीप अकाउंट तो नहीं बोलेंगे? जो स्वीप में कौन चला सा? था सेविंग वाला स्वीप अकाउंट, जिसमें Sweep अपने account? अकाउंट बन जाती है ना। नहीं नहीं नहीं, Sweep वो account नहीं, वो नहीं है। अभी एक बार रुको, देखो कहीं से क्लू निकलेगा, देखते हैं। ठीक है सर, इसका चलो, आंसर आगे ये देखो। है, एवरेज बैलेंस मेंटेन इन सेविंग्स अकाउंट ड्यूरिंग द मंथ इन अ हाफ ईयर पीरियड। तो उसको क्या माना है? फिक्स टाइम माना है। लायबिलिटी माना है सर, उसको टाइम लायबिलिटी माना अच्छा है। हाँ, ये क्या बात बताया भी सही सर? कह रहे हैं। ये इनकी बात में लॉजिक लग रहा है कि जो क्या बात? बैंक कहते हैं कि इतना तो आपको रखना ही रखना है, अच्छा, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। मिनिमम बैलेंस वाला। ये आप कहीं पे रिटर्न लिखा हुआ है या आप ऐसे एक एजम्पशन कर रहे हैं इसका? नहीं सर, ये लिखा हुआ है सर, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, गूगल में मिल रहा है। जी सर। ये तो सही है। क्या आपने सर्च क्या किया उसमें? सर, व्हाट इज द टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग्स अच्छा बैंक? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। व्हाट इज द सर हमें भी दिखाइए। इन सेविंग्स बैंक लिखा हुआ है ना? यस सर, सेविंग्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट। देखो, डिस्कशन से कुछ अच्छा निकल के आता है। आरबीआई की साइट पे ढूंढे तो ज्यादा अच्छा है सर, गूगल से। नहीं नहीं, गूगल भी आरबीआई पे ले जाता है। अच्छा, गूगल भी आरबीआई पे ही ले जाता है, अगर आरबीआई में वो चीज लिखी हुई है। लिखा हुआ है ना सर, व्हाट इज द टाइम ये लायबिलिटी लिखा हुआ पोर्शन है, ऑफ सेविंग। व्हाट इज द टाइम लायबिलिटी पोर्शन सेविंग डिपॉजिट। ये तो नीचे Demand दिया liability is है। one which is demandable at any part of time, whereas the time liability is which is core portion and not demandable for a longer period. अब इसने तो गोलमाल लिख दिया ना उसने।
तो डिमांड लायबिलिटी बेसिकली ये सेविंग और करंट वाला हो जाएगा, टाइम लायबिलिटी ये फिक्स डिपॉजिट वाला। अरे बाबा वो सेविंग में भी तोड़ रहा है। सर ऊपर इसने एवरेज की तो कहीं बात नहीं करी है, जहाँ नहीं ये अभी बता रहे जो थे। जहाँ पे इन्होंने देखा हो सकता वहां करी हो। मेरी वाली अभी लिंक ना उठा रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट In a is bank. a bank account for which deposited fund can be withdrawn anytime without advance notice. Such deposits are considered demand liability of bank. However, use of methodology evolved in RBI's second working group on monetary concept resulted about 85% of saving bank deposit being classified as time. मैं यही कह रहा था शायद आपको, अब कोई बताओ जरा। मैं ये बात कह रहा था परसों से। जी, आप 15% मैं कहता बोला कुछ था आपने। परसेंट 10-15 दोनों बोला था मैंने, 15%। लेकिन कभी 10 बोला था कभी 15, तो मैंने वही मैं ये कर था। तो अब सारे डाउट हमारे क्या हो गए? सर ये कहाँ पे है, मतलब किस उस पे था, आरबीआई की software पे था? आरबीआई की तो नहीं है, ये bankingschool.co.in है, लेकिन ये जो लाइन लिख रहा है इससे साफ साफ पता लग रहा है ये बैंकिंग की लाइन, वो आरबीआई की लाइन है। Second working group of the. हाँ ये लिख रहा है ना, मतलब आरबीआई 15% सेकंड को वर्किंग ये ग्रुप कंसीडर करेगा उसमें, बाकी 85% को कर लेगा टाइम डिपॉजिट में। टाइम डिपॉजिट, ठीक है। और देयरफॉर अगस्त सेंट्रल बैंक अमेंडेड द ग्रुप रूल ऑफ ग्राउंड रूल ऑफ अप्रोप्रिएटिंग सेविंग डिपॉजिट इनटू, हाँ ये देखो, कोई डाउट है इसमें? मतलब कि सिर्फ बैंक का जो हमारे सेविंग बैंक में जो पड़ा होता है पैसा, उसको सिर्फ 15% को मानते हैं कि मेरी ये टाइम मतलब डिमांड लायबिलिटीज है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो सबके सब 85% को उसमें मान लेते हैं वो। मतलब एक तरह से जब वहां न्यूमेरिकल करते हैं ना हम लोग तो कभी हमारे ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, उसका रीजन यही होगा। सर तभी हमारा गलत हुआ सर लास्ट टाइम क्वेश्चन ये इसी वजह से। और नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, और क्या कर रहा हूँ। सर मतलब कि 85% ऑफ द पोर्शन जो हमारा सेविंग बैंक का है सिर्फ का सब इन्वेस्टमेंट में डाल देता है बैंक, मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट में नहीं डालता, वो एक अलग बात है। इन्वेस्टमेंट में डाले या लोन में दे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी बात आ रही है ग्रुप करने की पैसों को। सर आप बताते थे ना कि जो सेविंग बैंक में पड़ा होता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, उसका लोन नहीं दे सकता। नहीं नहीं मैंने कब एक बार बताया था आपने, शायद एक बार बताया था मुझे कि नहीं मैंने बोला रिजर्व रखने के बाद निकाल सकता है पैसा, वो कभी ना कभी मतलब डिमांड कर सकता है कस्टमर, इसलिए उसको रिजर्व रखने के बाद ना, हाँ रिजर्व रखने के बाद ही, बाकी का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोन नहीं डालेगा, रिजर्व रखने के बाद। ये 2 नंबर पॉइंट में सर जो बोल रहे थे वो हाफ ईयर वाला नीचे लिखा हुआ है, इसलिए तो सर वो नैरो मनी है, नैरो मनी। चलो इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या निकल के आता है। ये The existing system of calculation portion of demand liability and time liability by scheduled commercial bank in respect of their saving deposit on the basis of the position at close of diseases shall continue in the new system of interest application on saving deposit on daily product basis, ठीक है। The average of minimum balance maintained in each, जो अभी आपने किसी ने बताया था कि ऐसा दिया हुआ है, the average of minimum balance maintained in each account in each of the months during the half yearly period shall be treated by the bank as the amount of representing time liability portion of the saving bank deposit. When such an amount is deducted from the average or actual balance, amount is deducted from the average of the actual balance maintained during the half year period, the difference would be representing the demand liability. यहाँ पर वाली बात आ रही है जो अभी बात कर रहे थे, हमें थोड़ा सा और समय देना होगा इसमें। यहाँ से बोलता है अंडर द न्यू रूल द बैंक शैल अंडरटेक द एप्रोप्रिएट क्या बोले जैसे अपॉर्शनमेंट सेविंग बैंक अकाउंट इनटू टाइम लायबिलिटी एज पर द फॉलोइंग। इसका मतलब बताओ क्या निकला कि जो ऊपर हम पढ़ रहे थे वो पहले था, उसमें क्या करा, अमेंड कर दिया, और अमेंड करने के बाद इसने जो सेकंड वाला पॉइंट था उस पर आ गया। अब क्या है इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। द एवरेज ऑफ मिनिमम बैलेंस मेंटेन इन ईच अकाउंट in each of the months during half year period shall be treated as the amount of representing time liability.
अब मुझे एक बात बताइए कि एक अकाउंट है, सपोज कीजिए उस अकाउंट में 10,000 बैलेंस है और एवरेज बैलेंस जो है वो 8,000 है। तो ये जो एवरेज बैलेंस है उस अकाउंट का एवरेज बैलेंस आप किस तरह ट्रीट करेंगे बोल रहा है? एवरेज ऑफ मिनिमम बैलेंस है सर। मैं समझ पाया हूँ इसके अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट का ना मैक्सिमम जो अमाउंट है ना वो विड्रॉल नहीं होता, तो हम उसको जो पोर्शन 85% है ना हम उसको टाइम लायबिलिटी मान सकते हैं। नहीं, ये रूल उसका कहना ये है कि पहले था, लेकिन अभी यही जो हम पढ़ रहे हैं उसी में ये कह रहा है कि अब जो है इस तरह से किया जाएगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं सामने, जिसमें हमने टिक मार रखा है। तो वो 85 और 15% वाला पहले का था। हाँ, वही तो कह रहा है, उसको थोड़ा सा उसने अमेंड करके एक नया रूल ला दिया है। और इसके पीछे रीजन ये है कि अब हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। तो जब हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है तो ये फिगर हम दे सकते हैं आरबीआई को, दे सकते हैं सर, एवरेज वाला दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है। टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक डिपॉजिट when such an amount is deducted from the average of actual balance maintained during the half year period, the difference would be represented as demand liability. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन इसने पैदा कर दिया है, एवरेज ऑफ मिनिमम बैलेंस मेंटेन when such an amount is deducted from the average of the actual balance maintained during the half year period, the difference would be represented demand liability portion. The proportions of demand and liability so obtained in each half year shall be applied for arriving demand and time liability component of the saving bank deposit for all reporting fortnight during the next half year. अगले हाफ ईयर के लिए उनका ये जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा अगले हाफ ईयर के लिए। एक हाफ ईयर में जो वो निकाल लेंगे जितना अमाउंट, जितना परसेंटेज निकालेंगे वो परसेंटेज पूरे अगले हाफ ईयर के लिए उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। मींस अब मैं इसको पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ध्यान सुनेंगे सब लोग? यस सर। ये जो 15% वाला रूल था उसको और एडवांस करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जितने अकाउंट हैं हर अकाउंट का जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है जितना हाफ ईयर तक मेंटेन रहा उसको नेक्स्ट हाफ ईयर तक उतने परसेंट को वो किसमें ट्रीट करेंगे? टाइम लायबिलिटी में। टाइम लायबिलिटी उतने परसेंट को वो नेक्स्ट हाफ ईयर तक टाइम लायबिलिटी में ट्रीट करेंगे। फिर नेक्स्ट हाफ ईयर में जो नया कैलकुलेशन आएगा उसको उससे नेक्स्ट हाफ ईयर में ट्रीट करेंगे। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है। हाँ देखो इसने कहा एक अकाउंट के एग्जांपल से करवा दीजिए सर। एक अकाउंट के एग्जांपल में बताता रहा हूँ। ये जैसे उसके अकाउंट में बैलेंस आज की डेट में 10,000 रुपए, लेकिन उसका पिछले 6 महीने में एवरेज कितना रहा? 8,000। ठीक है। ऐसे ही किसी के में 6,000 रहा, किसी के में 3,000 रहा, तो उन्होंने इस सब को जोड़ लिया, कितना हो गया? 17,000। लेकिन इनका जो टोटल बैलेंस था वो था 2 लाख रुपए। कितना था? 2 लाख। तो इस 2 लाख से कोई मतलब नहीं है। ये जो 17,000 रुपए है जो एवरेज मेंटेन हुआ उनके 6 महीने में, सारे लोगों का ऐड कर लिया। इस 17,000 को नेक्स्ट 6 मंथ तक वो कौन से पोर्शन में लेगा? टाइम लायबिलिटी। पूरे ईयर तक वो इस पोर्शन को टाइम लायबिलिटी में ट्रीट करता जाएगा। पूरे ईयर की कि अगले नेक्स्ट 6 मंथ तक ना सर? नेक्स्ट हाफ ईयर नेक्स्ट 6 मंथ तक ना सर? फिर नेक्स्ट 6 मंथ में नया एवरेज निकालेगा, उसको उससे अगले वाले में निकालेगा। ठीक है।
और 2 लाख माइनस और एक 17,000 को ये सेविंग बैंक ले लेगा। हाँ 2 उसमें लाख डिमांड माइनस में 17,000 को डिमांड में डिमांड ले में लेगा, है ना? लेगा। नहीं 17,000 सिर्फ मेंटेन होगा ना, 17,000 17,000 रखे ना। 17,000 तो टाइम में लेगा हाँ, और बाकी बाकी जो बचा है बाकी वो डिमांड में ले लेगा। मेंटेनिंग CRR इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये वर्ड आया ना आपके एग्जाम में, एक CRR, SLR, NDTL से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, वो ABM में या आपके रिटेल में आता है। ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है 15% वाले पे। देखो ध्यान सुना, मेंटेनिंग CRR is a statutory provision binding on scheduled bank to maintain minimum balance at a rate decided by RBI from time to time. Bank do not get any interest on the money beside the minimum balance of cash reserve ratio to be maintained by the bank. RBI is empowered to increase it by notification up to 15% under the act. RBI tries to curb inflation by increasing the CRR. एक क्वेश्चन आ गया आपका ये वाला, चलना है ना CRR की इंक्रीज करने से क्या होता है? इन्फ्लेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। कर्व मतलब डाउन करना। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। Wherein the banks have to keep the more balance with thus the landable resources depletes. The liquidated landable resources bank has directly for the government. तो ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा CRR से रिलेटेड पैराग्राफ कर दिया। सर इन्फ्लेशन में यानी जितना ज्यादा मार्केट में पैसा होगा उतना ज्यादा महंगाई होगी। हाँ बिल्कुल, महंगाई होगी का मतलब ये है कि चीजें लोग महंगी खरीदने के लिए तैयार रह गए। हाँ, पैसा होगा तो महंगाई हो गई। ठीक है, समझ गया। अभी आपको मैं बताऊं, आप कभी गांव में जाइए और गांव में कोई चीज खाइए पीजिए, पता लगा वहां पे चावल दाल 10 रुपए मिल जाएंगे आपको। हाँ सही बात है सर। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत गंदे होंगे, ठीक ठाक मिल ऐसा जाएंगे, नहीं कि बहुत गंदे होंगे, सामान्य बने होंगे, लेकिन 10 रुपए में आप चावल दाल खा सकते हैं। लेकिन वही चीज बाजार में आजकल जो राजमा चावल सो कॉल्ड कड़ी चावल 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए की मिलती है। दिल्ली वगैरह में तो मिलेगी नहीं, 50 रुपए भी नहीं मिलेगी। काफी दिन से एक ही रखी हुई है। राज की मिट्टी का घड़ा गांव में सस्ता मिल जाता है, शहर में 125 रुपए का मिलता है, तो वही चीज है। वही बता रहा हूँ मैं कि गांव में लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए वहां का दुकानदार सस्ती चीजें बेच रहा है। जिस दिन गांव में पता लग जाए ना कि सरकार ने सबको जो है 10-10 हजार रुपए दे दिए हर गांव वाले को, तो उसी दिन वही गली वाला दुकान वाला कुछ चीजों के सामान बढ़ा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि लोग खरीदेंगे, अब उसको खरीद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहीं वापस आते हैं अपने कंटेंट पर। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सेविंग बैंक के 2 पोर्शन कैसे कैसे डिसाइड होते हैं। तो फाइनल हमारा ये हुआ कि जो एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन जो हो रहा है 6 महीने में, उसको नेक्स्ट 6 मंथ तक कौन सा पोर्शन मानते हैं? टाइम लायबिलिटीज। टाइम। और ये पोर्शन नेशनलाइज बैंकों में ज्यादा होगा या प्राइवेट बैंकों में ज्यादा होगा? प्राइवेट बैंकों में से ज्यादा होगा। प्राइवेट बैंकों में एवरेज बैलेंस उनका ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उनके वहाँ अकाउंट 5100 या 10,000 से कम में बैलेंस वाले होते नहीं है नॉर्मल, ठीक है। और गवर्नमेंट बैंक में ये पोर्शन कम होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक। अगर बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू की है, CD बोलते हैं जिसको हम, जब हमने मनी मार्केट में पढ़ा था तो CD इशू बोलते हैं, ठीक है, वो इशू किए हुए हैं, वो शामिल हो जाएंगे M2 में। टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट विथ कॉन्टेक्चुअल मैच्योरिटी अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर। देखो यहाँ पे एक बात आ गई है, अगर आपका 1 साल तक का मैच्योरिटी का टाइम डिपॉजिट है तो वो किस में आ रहा है? देखिए M2 में। और अगर आपका मोर देन 1 ईयर वाला है वो किस में आएगा? M3 में। M3 में। इस बात को समझे? यस सर। जो आज का न्यूमेरिकल है
उसमें भी इस पॉइंट का जिक्र किया हुआ है। सर क्वेश्चन जो लास्ट टाइम था ना इसी तरीके से था सर, कि अप टू 1 ईयर इतना है, अब 1 ईयर इतना है, इस तरीके का था क्वेश्चन। हाँ, तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है फिर। हाँ उसी से। सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर आप, ये तो आरबीआई का सर्कुलर है, और एक मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए ढूंढा हुआ है, अब उस पर चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। अच्छा सर, तो ये सर आरबीआई सर्कुलर नंबर क्या क्या डालेंगे? क्या चीज? सर ये सर्कुलर हम डाउनलोड करना चाहें, क्या लिखेंगे वहाँ पे ऊपर? सर इसको आप ग्रुप में डाल दीजिए ना प्लीज। ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ ग्रुप में डाल मैंने एक ग्रुप में डाला भी था, मैं आज दोनों डाल दूंगा। जरा आप पहले थोड़ा यहाँ कंसंट्रेट करिए जरा एक बार। आपका एक क्वेश्चन था आज की क्लास में कॉइन के बारे में था। यस सर। सर उससे पहले एक चीज बता दीजिए सर, इसमें लिखा हुआ है कि M2 में लास्ट में एक्सक्लूडिंग क्या मतलब था? क्या लिखा हुआ लास्ट में सर? जो ये था मैच्योरिटी जो 1 साल से कम की है, 1 साल तक की है, उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग सीडी, ऊपर बोला लिखा हुआ है। डिपॉजिट। सुनिए, इसलिए लिखा हुआ है कि सीडी एक तरह का कौन सा डिपॉजिट है, पहले ये बताइए। डिमांड है, टाइम है? टाइम है, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स होता है। यस यस राइट। और सीडी का जो ड्यूरेशन है 7 दिन से लेकर के कब तक है? 1 ईयर। 1 ईयर तक का। 1 ईयर तक। तभी सीडी नंबर में आया। 1 ईयर वाला उसने कहाँ पे लिया हुआ है? M2 में। ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, ऐसा टाइम डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी कॉन्टेक्चुअल मैच्योरिटी अप टू द एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर। तो सीडी को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि सीडी को पहले अलग से ले चुका है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि सीडी 2 बार जुड़ जाए। अच्छा तभी एक्सक्लूडिंग सीडीज लिखा उसने। ओके। हाँ, क्योंकि सीडी भी मैंने बताया कैसा डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, और मैक्सिमम पीरियड क्या होता है उसका? 1 ईयर। तो कहीं आप इसमें भी सीडी को ना ले लें, इसलिए बोला एक्सक्लूडिंग सीडी, क्योंकि सीडी को पहले से ले चुका है। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका था आज की क्लास में कि कॉइन्स का क्या होगा, सामने देखिए और बताइए क्या होगा। इंक्लूड M1 में प्लस करेंगे सर। नहीं, एम ना बोल के कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, करेंसी में लेंगे। करेंसी मींस कॉइन्स एंड नोट्स दोनों को करेंसी वर्ड में यूज किया गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके लिए। नोट नहीं करना, सॉल्व करना है। एग्जाम में 2 ईयर का मतलब एज ऑन 31 मार्च 2018 एज ऑन 31 मार्च 2019 ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था सर। वो बताऊं क्यों था 2 साल का? हाँ, 5 क्वेश्चन बनाने थे उसमें। हाँ सर 5 क्वेश्चन आए थे और ऐसे पूछा था। 2 इधर से पूछे होंगे, 2 उधर से पूछेंगे। उसने ऐसे नहीं पूछा M1 कैलकुलेट नैरो मनी फॉर कैलकुलेट नैरो मनी फॉर सेकंड, ऐसे पूछा M1 M2। तो वही क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाने के लिए ना, क्वेश्चन को बनाने के लिए M1 M2 M3। सर सीधा करेंसी ना लिख के कॉइन अलग कर दिया है, नोट्स अलग कर दिया है। हाँ, तो अभी एक लाइन पहले यही तो बताया था कि कॉइन भी और नोट भी दोनों शामिल होता है करेंसी के पार्ट। हाँ, सर्कुलेशन। ये नोट्स इन सर्कुलेशन M1 में आएगा? नहीं है? क्यों नहीं आएगा? M1 में तो आएगा ना सर। आएगा सर। ठीक है। और कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स विद RBI M0 में M1 में ही है सर। M1 में भी आएगा। सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स आएगा सर, आएगा। देखो यहाँ इसने वर्ड यूज किया है स्मॉल कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे यूज किया है इसने रुपी कॉइन, और यहाँ पे किया यूज किया हुआ है, यानी कॉइन के 3 कैटेगरी बना दिए। ठीक है। दूसरा अदर डिपॉजिट क्लियर है, डिमांड डिपॉजिट क्लियर है, कैश ऑन हैंड विद बैंक। सर
कैश रिजर्व ऑफ बैंक विद आरबीआई है, एम वन कैसे आएगा सर? क्या चीज? कैश रिजर्व ऑफ बैंक विद आरबीआई, जबकि हमने M0 में पढ़ा है ना, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। हाँ तो वही तो होता है जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। लेकिन सर वो तो M0 में आएगा ना सर? अरे M0 का जो पार्ट है उसमें से कई सारा पार्ट M1 में भी तो है। यस, एक मिनट सर, एक मिनट निकाल। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, एक ही स्क्रीन में से दिख जाए। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। ठीक है सर। तो स्क्रीन बराबर है सर। अब देखो सब बिल्कुल सामने आ गया। देखिए जरा, 680 करोड़ क्या है? 680 करोड़ स्मॉल कॉइन्स। 940 रुपी कॉइन 1970। यानी एक कंक्लूजन क्या लिखना? ऑल कॉइन्स विल बी इंक्लूडेड इन M1। ठीक है। उसके बाद नोट्स इन सर्कुलेशन, ये फर्स्ट वाला, ये तो 3 पार्ट हो गए कॉइन के। दूसरा पार्ट आया नोट्स इन सर्कुलेशन। ठीक है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, ये वाला डिमांड डिपॉजिट और नोट इन सर्कुलेशन। ठीक है। और उसके बाद अदर डिपॉजिट, लास्ट के लिए हुआ अदर डिपॉजिट। तो इसमें इसका मतलब हमसे क्या गलती हुई है? यहाँ पे क्या नहीं लेना था हमको? सर नोट इन सर्कुलेशन नहीं लेना था, ये वाला नहीं लेना, M1 नहीं, M0 का पार्ट ये नहीं लेना। सर क्या नहीं लेना था? ये कैश रिजर्व वाला। और सर ऊपर वाला भी नहीं आएगा, नोट इन सर्कुलेशन वाला। नहीं वो तो है सर, मैंने वो M0 का पार्ट है ना। सर यही तो मैं बोल रहा था सर। सर यही तो बोल, यही तो कैश रिजर्व जो आरबीआई के पास रखा हुआ है बैंकों ने, वो M0 का पार्ट है। वो M0 का पार्ट है ना सर? अच्छा। हाँ, वो M0 का पार्ट है। मुझे बताओ कैश ऑन हैंड विद बैंक क्यों नहीं लिया हुआ? सर उसका पार्ट, आरबीआई का पैसा ये माइनस करेंगे। M0 का पार्ट है ना सर? ये M0 का पार्ट है। M0 को माइनस करेंगे तो क्योंकि M0 में जो वर्ड यूज किया हुआ है, उसका वर्ड यूज किया उसने अदर डिपॉजिट। उसने कहा हुआ करेंसी जो आरबीआई इशू करता है, जो करेंसी आरबीआई इशू करता है ना। ठीक है सर, ये अदर डिपॉजिट में नहीं आएगा? कैश ऑन हैंड विद बैंक में अदर डिपॉजिट्स में आएगा ना ये? मतलब M0 का पार्ट हुआ लेकिन अदर डिपॉजिट्स में आएगा, वही है ना ये? नहीं 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 नहीं, देखो जो आपका फॉर्मूला है M1, उसमें करेंसी विद पब्लिक यूज किया जाता है जी। ये देखो ये वर्ड्स यूज करता है सर M1 में, यही खास बात है। ये है करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। तो ये बार बार आपको बता चुका हूँ। करेंसी विद पब्लिक कैसे निकलेगी? प्रिंट माइनस बैंक, जो प्रिंट किया हुआ है और जो बैंक में रखा हुआ है तो उसको नहीं लेना है। यानी बैंक को माइनस करने का मतलब वो M1 का पार्ट नहीं है। इसमें रिटर्न भी जो आता है ना, म्यूटिलेटेड और स्वाइप। हाँ रिटर्न वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन इसमें यूज हो नहीं रहा कहीं पे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये किसका पार्ट है? सर नोट इन सर्कुलेशन जो है वो यूज होगा क्या इसमें M1 में? नोट इन सर्कुलेशन, नोट इन सर्कुलेशन जो है वो तो होगा ना सर, वो तो नोट्स हो गए। क्योंकि सर वो पब्लिक के पास होगा, पब्लिक ही है। कितना है? 53 ये लिखा हुआ। सर अगर यहाँ पे करेंसी लिख देता ना, अगर यहाँ करेंसी लिख देता तब नहीं होता। अगर नोट्स लिखा है इसने तो वो तो पब्लिक का पार्ट हुआ, वो तो पब्लिक के पास पड़ा है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसने क्या किया है, देखो इसने कॉइन वर्ड को कितने पार्ट में तोड़ दिया? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। फिर अगला पार्ट नोट में तोड़ दिया। फिर अगला पार्ट डिमांड डिपॉजिट विद ऑफ बैंक्स और प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई करके लिया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है हमको। नोट इन सर्कुलेशन जो नोट्स इन सर्कुलेशन और करेंसी इन सर्कुलेशन दोनों वो अलग सर है। हो गया ना M1 में कैसे आएगा वो? सर करेंसी विद पब्लिक हो सकता है बैंक के पास, सर कुछ ऐसी सर्कुलेशन में हो जो बैंक के पास हो।
करेंसी कुछ वो नहीं करेंसी नहीं, जो सर्कुलेशन में नोट होता है वो बैंक का नोट छोड़ के होता है ना। हाँ, उसको ही बोलते हैं सर सर्कुल, जो पब्लिक सर्कुलेशन है वो नोट काउंट किया जाएगा सर। नहीं, ये तो नहीं है सर, आरबीआई ने टोटल नोट जो प्रिंट किए हैं वो नोट नहीं और नहीं नहीं, सर्कुलेशन में डाला है, यहाँ नहीं? प्रिंट और उसमें दोनों में फर्क समझो आप। मैं जो हाँ। बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं सर्कुलेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? करेंसी प्रिंट विद कर रहा पब्लिक। हूँ यूज। ठीक है, तो इसीलिए जो बैंक में कैश रखा हुआ है उसको हटा देंगे तो बाकी नोट क्या हो गया? सर्कुलेशन। करेंसी विद पब्लिक हो जाएगा। करेंसी विद वो बाकी नोट नोट इन सर्कुलेशन आ गया। M0 में चला जाएगा ना। ठीक है, चलो अगला देखो, इसमें देखो जरा, हाई पावर्ड मनी, सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम टाइम लायबिलिटी, M2 टर्म डिपॉजिट विथ 1 year, टर्म डिपॉजिट मोर देन 1 year, टर्म बोरोविंग, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, कॉल बोरोविंग बाय बैंकिंग सिस्टम और सेविंग डिपॉजिट। कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें देखो एक बार जरा, पहली बात तो है ये जो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम विद इन 1 year, ये किसका पार्ट होगा? ठीक है, और मोर देन 1 year वाला M3 का। ठीक है, टर्म बोरोविंग M2 का। M3 का, M3 हो जाएगा। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक M1 M1 का हो जाएगा। M1 का हो जाएगा। कॉल बोरोविंग M1 ये M2 कॉल का बोरिंग होना क्या होता है चाहिए। सर? कॉल बोरिंग क्या होती है सर? बैंक जो है मार्केट से भी पैसा उठाता है। ठीक है, जैसे पब्लिक से पैसा लेता है ऐसे मार्केट से भी पैसा लेता है। और कॉल मनी में या तो वो एक कॉल मनी नोटिस मनी होता है ना, कॉल मनी में 1 दिन के लिए उठाता है, तो 1 दिन के लिए अगर उठाएगा पैसा तो वो किस में होगा? M1 में। सेविंग डिपॉजिट किस में आएगा? M1 में आएगा। M1 में डिमांड डिपॉजिट है ना। और यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम टाइम लायबिलिटी, ये किस में आएगा? M1 M2 में आएगा। सेविंग बैंक का टाइम डिपॉजिट पार्ट है। बोलना टाइम लायबिलिटीज बोलना ना, M2 में चला जाएगा ना वो। ठीक है, ये सर हाई पावर्ड मनी क्या होगा फिर? M1 को बोला हुआ हाई पावर्ड मनी। ये कौन सी मनी होती है सर? हाई पावर्ड वही मनी M1। अरे ऊपर जो M1 पढ़ रहे थे, नैरो मनी, जिसको नैरो मनी बोल रहे थे। ऊपर चला गया। अच्छा, हाई पावर्ड मनी को क्यों बोलेंगे सर? सर नोट एक डाउन नाम दे रखे हैं उन्होंने जो है M1 का एक नाम दे रखा हाई पावर्ड मनी। लेकिन सर क्योंकि सबसे इमीडिएट अवेलेबिलिटी होती है लिक्विडिटी, वो कौन सी मनी की होती है? M1 की रहेगी, इसलिए इसको हाई पावर्ड एक नोमेनक्लेचर में दे रखा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए ये वाला पोर्शन उन्होंने अलग से सेपरेट करके दे रखा है। क्या? सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम टाइम लायबिलिटी, और नीचे दे रखा है सेविंग डिपॉजिट। तो टोटल सेविंग डिपॉजिट कितना है उसका? 7,600। उसमें से टाइम लायबिलिटी में कितना जा रहा है? 6,700। समझ में आ रही बात? यस सर, 900। और इधर ये टर्म डिपॉजिट को 1 year का अलग दिया हुआ है और टर्म डिपॉजिट मोर देन 1 year का अलग दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। सर ये सेविंग डिपॉजिट पूरा अगर लिखा है तो इसको हम पूरा M2 में नहीं लेंगे क्या? कहाँ पे? जो लास्ट में सेविंग डिपॉजिट लिखा है सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर नहीं टाइम लेंगे और ना। डिमांड दोनों इंक्लूड होंगे ना। नहीं, ऊपर फॉर्मूले में जब हम देख रहे थे तो हमने उसको तोड़ दिया ना। सेविंग बैंक के डिपॉजिट को 2 पार्ट में तोड़ रखा है। इधर देखिए जरा, हाँ जी, ये लिखा हुआ देखो, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, और टाइम लायबिलिटी वाला कहाँ है? ये डिपॉजिट आरबीआई के साथ। उसी में है सर।
नहीं सर, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जो सेविंग लास्ट में सेविंग डिपॉजिट है, इसमें टाइम और डिमांड दोनों ही इंक्लूड होंगे ना? इसके अंदर दोनों ही आ रहे दोनों होंगे। इंक्लूड होंगे, सकता है ना। तो ये M2 M2 में में आ दोनों सकता है ना? इंक्लूड होंगे नहीं और सर, तो ये M1 में केवल डिमांड होगा। तो उसपे सिर्फ सेविंग डिपॉजिट लिखा है, तो ये M2 में नहीं आना चाहिए। पूरा जाएगा पूरा का पूरा। हाँ सही, मैडम का क्वेश्चन सही है, मैडम का सही है सर, M2 आना चाहिए सर। मैडम का क्वेश्चन भी सही है। मैं हाँ। आपको एक बार शुरू से बता रहा हूँ, अगर आप पूरा सेविंग बैंक वर्ड यूज करेंगे हाँ जी, तो M1 में तो जाएगा। M2 का पार्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है। और अगर आप इसके दो टुकड़ों की बात करेंगे, तो डिमांड डिमांड M1 में और जाएगा, टाइम, तो डिमांड कहाँ चला जाएगा? वो M1 में, M1 में, और और टाइम दोनों कहाँ चले जाएंगे? M2 में। M2 में। अब आप जिसको जिस तरह भी समझना चाहें वो आप समझ। मैं दोनों सर्कुलर आपको शेयर करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है। और कोई परसेंटेज नहीं निकालनी, को कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है, उनके कंपोनेंट को प्लस और माइनस करना, माइनस की अगर प्लस करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर उसने अमाउंट नहीं दिया है, क्या दे दिए उनके? ABCD दिया है, सिंबल दे दिए, सिंबल दे दिया। ठीक है। आपसे पूछ रहा भैया M2 निकालो, M2 कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप किसे ले लो? M1 प्लस A प्लस B, ऐसा निकलेगा ना, A प्लस B। ये M2। यस यस। M2 में अगर आप ऐसे निकालें तो M2 इज इक्वल टू M1 कर लें, प्लस फिर वहां पे और पोर्शन ले लें। एक तरीका तो ये है। तो इसमें जो M2 निकाल रखा है इन्होंने, करेंसी कॉइन इन सर्कुलेशन है इसमें कहीं पे? है ना सर, ये जी नंबर, जी सर, जी ये है, जी हो गया, ठीक है। और कौन सा है? उसके नीचे वाला भी अदर डिपॉजिट विद RBI, ये भी हो जाएगा, H हो जाएगा प्लस। देखो, ये इसको जो लेने का रीजन है वो ले रहा है M1 में, कौन सा? ये कॉइन वाला, ठीक है। और कौन सा? नोट्स वाला, यानी कि हो गया हमारा जी हो गया प्लस H हो गया प्लस करंट डिपॉजिट। सर तो पहले मुझे एक डाउट है सर, वो क्लियर करिए सर। हाँ, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, ये किस में आ गया सर? M1 में। एक मिनट, करेंसी तो सब में रहेगा, M1 M2। सुनो, प्रिंट माइनस बैंक कैश। सर करेंसी विद पब्लिक ही रहेगा ना वो, तो एक तरीके से। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, यही तो सारा क्लियर है, वो करेंसी विद, वो यही तो सारा डेफिनेशन क्लियर होना है। वो सर्कुलेशन का मतलब है जितना प्रिंट हुआ उसमें से बैंक के पास जो कैश है उसको माइनस कर दो तो वो सर्कुलेशन में आएगा। सर वो समझ में आ रहा है सर, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, ये किस में आएगा सर? ये तो सब में रहेगा ना, M1 या M0? M0 में नहीं आएगा वो। सुनो, M0 में तो इंक्लूड हो जाता है वो, क्योंकि M0 में प्रिंट आता है। M0 में पब्लिक और बैंक दोनों का जोड़ के आता है। एक्चुअली सर ये पूछना चाह रहे हैं कि सर एक्चुअली जो M0 है उसमें तो लिखा हुआ है कि करेंसी इन सर्कुलेशन, और जो M1 है सर उसमें लिखा है करेंसी विद पब्लिक। यस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है सर वो क्लियर करना चाहते हैं सर मेरे हिसाब से। सर अभी आपने देखो करेंसी विद करेंसी इन सर्कुलेशन, नोट्स इन सर्कुलेशन, और इसमें थर्ड आपने डाल दिया करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। हाँ जी, ये तीन आपने सर पॉइंट डाल दिए। आप बस ये बता दीजिए सर, मैं रट लूंगा कौन सा किस में आता है। चलो बताते हैं। देखो, ये जो कॉइन वर्ड है और ये नोट वर्ड है, दिस इज द पार्ट ऑफ करेंसी। मैं वेन डायग्राम बता रहा हूँ कि हमारी करेंसी इतनी है, इसमें से इतना पार्ट हमारा कॉइन का है और इतना पार्ट हमारा नोट का है, ठीक है। तो उसको तो बोलते हैं हम लोग करेंसी, ठीक है। करेंसी नोट प्लस कॉइन मिला के करेंसी। और सर्कुलेशन की जब वर्ड आएगी बात, तो जितना बैंक में रखा हुआ है, जितना बैंक में रखा हुआ उसको छोड़ करके वो सर्कुलेशन होता है।
वही ना सर, जो पब्लिक के पास पैसा हाथ में है वही है। हाँ वही वही हम करेंसी विद पब्लिक बोलते हैं। करेंसी विद पब्लिक वही M1 का ये पार्ट है। करेंसी विद पब्लिक बोल दो, वो एक ही बात है। हाँ वो करेंसी विद पब्लिक M1 का ही पार्ट है सर। करेंसी विद पब्लिक बोल दो या करेंसी इन सर्कुलेशन बोल दो, एक ही बात है। सर वो सर्कुलेशन है, फिर वही आपके जो नोट छपे हैं, आपने बोला है कि जो बैंक के अंदर है उसको माइनस करेंगे। यस सर, कंफ्यूजन हो गया सर छपा है आपका। ना, वो पोर्शन थोड़ा सा बैंक के अंदर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे M1 में? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर। यहाँ पहले देखो दिन आपने बोला था कि आरबीआई अपने पास कोई करेंसी नहीं रखती, तो जो भी वो प्रिंट कर देता है तो वो सब सर्कुलेशन में मान लिया जाता है। ये पहले क्लास में सर आपने बताया था। ये तो इस अगर बात को हम इस तरह से वो कर सकते हैं, ये सही है सर, कि आपका उसको हम क्लियर है प्रिंट मान सर्कुलेशन। लो। हाँ ये जो आरबीआई जितना प्रिंट करती है उसमें से जितना ब्लॉक है बैंक के पास, बचे हुए पैसे को सर्कुलेशन में मान लेते हैं। बस। और सर्कुलेशन का मतलब विद पब्लिक होता है। हाँ। ये जो है सर्कुलेशन का मतलब, ये किसके पास है? इसका मतलब ये किसके पास है? पब्लिक के पास। तो यहाँ पर करेंसी कॉइन्स इन सर्कुलेशन, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, ये जो दो पार्ट हैं ये वाले, वो करेंसी विद पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। करेंसी विद पब्लिक। और ये जो प्रिंट वर्ड है, ये प्रिंट वर्ड वो है जब आरबीआई छाप करके पैसा बैंकों की चेस्ट तक पहुंचा देता है। नहीं हुआ क्लियर? सर आपने जो पहले क्लियर बताया बिल्कुल क्लियर है सर। ये जो करेंसी आपने लिखा है ना, इसी के दो टुकड़े हुए हैं। तो जो प्रिंट भाग है कॉइन और नोट्स। हाँ आपने जो लिखा है सर, करेंसी का जो प्रिंट वाला ये एग्जांपल सर आप जो बोल रहे हैं सर वो क्लियर है। जैसे आप बोल रहे हैं प्रिंट, लेकिन आप कहीं भी लिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन में प्रिंट इन सर्कुलेशन। आप बोल जरूर रहे हैं प्रिंट, लेकिन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है प्रिंट इन सर्कुलेशन। लिखा आप सर करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी कोल्स इन सर्कुलेशन, नोट्स इन सर्कुलेशन। इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ, और सर ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि इन फिगर में कहीं पर भी ये बैंक का कैश का जिक्र नहीं है। अगर बैंक के कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो पब्लिक के पास की बात कर रहा है। जो हमारा M2 का फॉर्मूला था, सबसे बेसिक फॉर्मूला, उसमें क्या लिखा हुआ था? करेंसी विद पब्लिक। तो करेंसी विद पब्लिक का मतलब है यहाँ जो लिखा हुआ करेंसी कॉइन्स इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मार्केट में पैसा है जो पब्लिक के पास। पब्लिक के पास। मैंने अभी सर गूगल पे देखा है तो करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब लिखा है करेंसी इन सर्कुलेशन इज all of that money that has been issued by country's monetary authority minus cash that has been removed from the system। ये लिखा है। तो रिमूव का मतलब हो गया सॉइल्ड वाइल्ड जो होते हैं ना, सॉइल एंड म्यूचुअलेटेड नोट हो गए। तो करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब फिर तो सर डंप हो गए। जितना सर पब्लिक के पास है, जितना बैंक में है, सब हो गया ना फिर तो। प्रिंट वाला हो गया ना फिर तो पोर्शन। हाँ टोटल ले लिया उसने। टोटल हुआ ना सर फिर तो। यही सर कंफ्यूजन हो रहा है। आपने अभी M0 में लिखवाया है करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, और फिर आपने M1 में लिखवाया है करेंसी विद पब्लिक, है ना सर? तो इसको क्लियर करते हैं ना, करेंसी विद पब्लिक में क्या क्या आएगा, ये क्लियर हो जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, करेंसी विद पब्लिक तो समझ गए, ठीक है, वो तो क्लियर लिखा ही है। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब समझना है अपने को। वो M0 है सर ने पहले बताया। करेंसी इन सर्कुलेशन M0 में लिखा हुआ है। देखिए सर आपने M0 लिखा है सर। नहीं लिखा तो है, लेकिन सिर्फ करेंसी विद पब्लिक सेम चीज है क्या सर? M0 में तो लिखा है सर, बट क्लियर तो होना कि सर्कुलेशन क्या है और पब्लिक क्या है। वही करेंसी इन सर्कुलेशन है क्या? हाँ जी बिल्कुल, यही हमको क्लियर करना है। ऐसा लग रहा है सर करेंसी विद पब्लिक मतलब हो गया बैंक्स में माइनस कर देंगे, बैंक में जो मार्केट है। ऑल टाइप ऑफ कॉइन आ गए, ऑल टाइप ऑफ नोट्स आ गए। तो इसका मतलब ये जितना प्रिंट नोट है उसमें से म्यूटिलेटेड हटा दो तो सारा ही सर्कुलेशन ट्रीट हो रहा है। यही कंक्लूजन निकल रहा है ना? यस सर। ये M1 का ही पार्ट है। मतलब प्रिंट माइनस बैक जो चला जा रहा है सर म्यूटिलेटेड, रिटर्न कर दो या कैंसिल कर दो या डंप कर दो, है ना? तो प्रिंट माइनस रिटर्न कर लें तो उसको मतलब पूरा वो सर्कुलेशन में है, चाहे वो पब्लिक के पास हो चाहे वो बैंक के पास हो। यही निकलना ना? ये पब्लिक का मतलब इसको इस तरह करेक्ट कर लेते हैं। पैसा पड़ा हुआ और उसको माइनस कर दे फिर तो
करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस करेंसी विद बैंक, वो करेंसी विद पब्लिक हो जाएगा। हाँ, करेंसी मतलब पब्लिक जो ऐसा हो भी सकता आरबीआई है, ने निकाल दिया नोट, वो करेंसी इन क्या सर्कुलेशन ट्रीट कर रहा हूँ? वो सर्कुलेशन, हाँ सर्कुलेशन ट्रीट कर रहा हूँ। अगर माइनस करके बैंक वाले पोर्शन में तो करेंसी विद पब्लिक आ जाएगा। सर आपने तो इसका लिखवाया तो मतलब यही था, सर हाँ आपने लिखवाया सही था, इस क्वेश्चन की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। आप हम नोट डाउन किए हैं आपका जो बता रहे थे, तो वो सही वही लिखे हैं जो अभी बता रहा है हाँ गूगल पे, कि अगर करेंसी विद पब्लिक है तो प्रिंट में से जो बैंक के पास है वो घटा देंगे और रिटर्न को घटा देंगे तो करेंसी विद पब्लिक हो जाएगा, और जो प्रिंट हुआ उसमें से सॉइल नोट को घटा देंगे या तो म्यूटिलेटेड नोट को तो सर्कुलेशन सर्कुलेशन हो जाएगा। लिखवाया तो आपने यही है सर्कुलेशन सर। हाँ, ये बुक का मैंने पोर्शन निकाला जरा, बुक के पोर्शन में वर्ड जो यूज किया था इन्होंने, सर बुक में ये वर्ड लिखा है यूज कर रहे हैं कौन सा? करेंसी विद पब्लिक इज करेंसी सर्कुलेशन प्लस, और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या यूज कर रहे हो? करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी नोट्स ठीक इन है, सर्कुलेशन। तो Yes. मेरे को जो कंक्लूजन आया है वो ये दोनों वर्ड सेम सेम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी विद द पब्लिक इज करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाय बैंक्स। हाँ, मेरे पास जो कंक्लूजन आया है मेरी अपनी समझ के अकॉर्डिंग, लेकिन अब देखो वही बात आ गई ना, बट उसने यहाँ कुछ क्या लिखता रिटर्न है? का नहीं लिखा है ना, नीचे है ना सर, ये उसने नीचे है रिटर्न ना का सर, नहीं नीचे लिखा यही है वाला, ना, यही आप जो बोल रहे हैं करेंसी इन सर्कुलेशन लेस हेल्ड बाय, ये इसी में तो है, ये दोनों वर्ड्स जुड़े हुए हैं। सर क्या कंफ्यूजन, सही तो है सर जितना बैंक ने, सर जितना आरबीआई ने प्रिंट किया सर, ठीक है, और उसमें से जो कैश बैंक के पास है वो माइनस कर दीजिए तो पब्लिक में बस वो M1 का पार्ट हो जाएगा। जो प्रिंट हुआ वो सर्कुलेशन में आ गया। हाँ पूरा, हाँ प्रिंट माइनस म्यूटिलेटेड नोट पूरा सर्कुलेशन हो गया ना सर, जो भी प्रिंट हुआ है वो सर्कुलेशन हो गया। माइनस म्यूटिलेटेड, लेकिन जो बैंक के अंदर है वो माइनस होगा, जो हाँ, बैंक के अंदर कैश पड़ा हुआ है वो माइनस, कैश माइनस होगा, वो करेंसी विद पब्लिक में माइनस होगा। सर्कुलेशन करेंसी विद पब्लिक और सर्कुलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये किसका पार्ट है? M1 का। ये तो सर का पार्ट सर करेंसी विद पब्लिक तो सब में आ जाता सर ना, वो तो सब में आ गया। और यहाँ पर जो यूज कर रहा है, M0 में सर्कुलेशन है सर। एक मिनट सर को बोलने दीजिए। जो यहाँ पर यूज कर रहा है, यहाँ पर यूज कर रहा है वो करेंसी सर्कुलेशन वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, M2 में। और M1 में क्या यूज कर रहा है? मैं अभी भी अपनी ही बात पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरा कहना ये था कि जितना नोट प्रिंट हुआ माइनस जितना नोट रिटर्न हो गया माइनस जितना बैंक के अंदर है, हेल्ड इन बैंक है, ठीक है, उसको ही हम इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। सर आप जो प्रिंट बोल रहे हैं यही सर्कुलेशन है, जो वर्ड है जो प्रिंट है यही सर्कुलेशन है आपका वर्ड, जो प्रिंट के लिए। नहीं सर, सर्कुलेशन में सर सिंपल प्रिंट माइनस रिटर्न है, और करेंसी पब्लिक में प्रिंट माइनस कैश इन बैंक्स। सर जो प्रिंट हो चुका है वो सर्कुलेट हो गया है, ये उनका मानना है, जो प्रिंट है वो सर्कुलेट है। अब वो पैसा सर्कुलेट बैंक के पास है या पब्लिक के पास है? रिटर्न किया वो रह जाएगा ना उसमें, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, जो बैंक में कैश पड़ा है वो माइनस, बाकी जो है वो प्लस। अब वो मनी दो तरह से सेविंग होगी या टर्म डिपॉजिट होगी, वो उसी का पार्ट रहेगा M1 का। पर इसमें जहां पर भी यूज किया हुआ है वो एक वर्ड यूज किया हुआ, उसका नाम क्या है? विद पब्लिक। लोगों के साथ जो पैसा है करेंसी विद पब्लिक, विद पब्लिक, जो बैंक के पास लोगों के साथ जमा जो है उससे कोई मतलब नहीं रखा हुआ है इसने। ये दो फॉर्म में ही हो सकता है उसका। M1 हो गया ना सर, ये तो M1 में आएगा ना, करेंसी विद पब्लिक। नहीं, आप M1 यूज करें या M2 यूज करें, वो दोनों में वर्ड तो वही यूज हो रहा ना। सर गूगल पे देखा जाए क्या दोनों को है? गूगल पे देखा जाए दोनों को क्या डिफिनेशन दे रहा है दोनों का? सर ये ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अभी ये सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन है हमारा कि करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, इसके साथ हमें अगर ऑप्शन दे दिया जाए हेल्ड इन बैंक का भी, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हमें ऑप्शन नहीं मिला तो वो पूरा का पूरा हम M1 में उठा लेंगे। ऐसे ही होगा ना ये फिर? नोट की प्रिंटिंग ही बंद कर देंगे। नहीं सर, ये आर्गुमेंट तो जस्टिफाई नहीं कर सकता क्वेश्चन को।
कंफ्यूज कर देगा सर। मेरा एक नहीं सर, जब इसमें हमें ऑप्शन ही नहीं दिया, अगर ये रिटर्न का ऑप्शन दे दें हमें, और या फिर अगर कैश इन इसका हेल्ड बैंक का दें, तो हम उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा पब्लिक के साथ आ गया। और अगर ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम पूरे को ही पब्लिक के साथ लेके चलेंगे। नहीं, जब क्वेश्चन में दोनों चीज पूछेगा तो फिर क्या करेंगे आप? जैसे अभी अच्छा, हम यहाँ M0 और पूछ रहे हैं, M1 अगर पूछे M1 तो दोनों पूछे तो फिर आप किसको लेंगे, किसको छोड़ेंगे? अगर और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उतने प्रेशर में फिर पांचों क्वेश्चन गलत हो जाना है। प्रेशर गलत हो जाएंगे। हाँ, करेंसी इन सर्कुलेशन में ही थोड़ा जो है वो कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है। करेंसी सर्कुलेशन जितना प्रिंट हो गया वही तो है पूरा। हाँ, वही चीज, और माइनस जो मिल नहीं रहा है ना बुक में, कहीं पे ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा गूगल से मैंने देखा ना, गूगल पे ही बोल रहा ना वो। नहीं, बुक में ये लिखा हुआ है कि करेंसी विद पब्लिक लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला हमारा है उसमें करेंसी विद पब्लिक और करेंसी विद पब्लिक में साफ साफ लिख रहा है कि जो पैसा बैंक में है उसको हटा दो, कहता है। बस हो गया भाई, पब्लिक के पास हो गया ना पैसा। वो तो साफ साफ यही कह रहा है, बिल्कुल। यस यस। लेकिन अभी इनकी पार्ट नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ, पार्ट नहीं लिखा हुआ है शायद। आरबीआई के सर्कुलर में M0 लिखा हुआ है। करेंसी विद पब्लिक और करेंसी इन सर्कुलेशन क्या दोनों एक ही चीज है सर, या दोनों अलग अलग? नहीं, दोनों एक ही चीज नहीं है सर। दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। बुक की लाइन एक बार फिर से पढ़े तो क्लियर तो कर दे रहा है कि सर्कुलेशन जो है वो अलग चीज है और करेंसी विद पब्लिक अलग है। सही लिखा सर, सही लिखा। बुक में क्लियर लिखा है सर, बुक में देखिएगा। रिटर्न माइनस बैंक माइनस हेल्ड इन बैंक, ये सर ठीक है। यही है सर, यही लिखा हुआ है। सही सही है, सही। ये नीचे वाला करेंसी विद पब्लिक हो गया, पब्लिक हो जाएगा और ऊपर वाला सर्कुलेशन हो जाएगा। सर्कुलेशन ये क्लियर लिखा हुआ है बुक में सर। भाई मेरे समझ से तो यही बात होती है जो मैंने यही सर, यही सर सब लोग यही समझते हैं सर। यही है सर। भाई प्रिंट में से रिटर्न हटाएंगे तो उसे सर्कुलेशन बोला है। यस सर। और प्रिंट माइनस रिटर्न में से बैंक में जो रखा उसे हटा देंगे तो करेंसी विद पब्लिक है। ठीक है, मैं तो इस अल्टीमेट इसी बात पे चलूंगा क्योंकि अभी तक मेरे को और कोई इसका वो निकला नहीं। यही रहेगा सर। सर यही है, सब लोग का कहना यही है सर। यही है सर, यही सर। इसमें जो यहाँ पर आ रहा है इस क्वेश्चन में उसने ये डाउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने M1 को डायरेक्ट निकाल के दे रखा है आपको। भाई M1 में ही तो लड़ाई है हमारी। जब M1 बिल्कुल क्लियर कट मिला हुआ है क्योंकि करेंसी की बात किस में है, M1 में है, और M1 को उसने क्लियर कट यहाँ निकाल के दे रखा है। ठीक है, और फिर इधर जो है M2 को निकाला है उसने। M2 को कितना निकाल रखा उसने? सर पर इसमें हाई पावर्ड मनी लिखा है, हमको कैसे वो पता हाई पावर्ड चलेगा मनी कि ऊपर M1 बोल तो दिया उसने कि इसी को M1 बोल रहे हैं। हाँ जी, नैरो मनी ओब्लिक लिखा हुआ है, हाई पावर्ड मनी ये लिखा तो है उसने, नोट में भी लिखा हुआ है, हिंट में लिखा हुआ है। लेकिन बुक में सर M1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो अपनी वाली CIB वाली बुक है ना, हाँ, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि करेंसी विद द पब्लिक इज करेंसी सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड इन बैंक्स। हाँ तो वो तो हम बता ही रहे हैं तब से। बस हमको जो यदि अच्छा, एग्जाम में आता है कि हमारे चलो। पास बैंक में इतना है तो हमें टोटल करेंसी में से बैंक में रखा है उसको माइनस करके हमें करेंसी विद द पब्लिक लिख देना है। चलो अब मुझे ये बताओ कि M2 जो है 28678 कैसे कैसे आ रहा है, ये बताना है आप। निकालो। M1 तो पूरा का पूरा आ जाएगा। M1 में सर जोड़ देंगे पूरा। नहीं, M2 एक तो आपने ले लिया 93050, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, और क्या क्या लेंगे आप इसे 280 बनाने के लिए? 056 टाइम लायबिलिटी वाला लेंगे, सेविंग डिपॉजिट सर 6700 ले लेंगे दूसरे नंबर टाइम लायबिलिटी का पोर्शन। और सर सबके सामने तो आपने लिख रखा है पहले ही। बताओ तो। अदर बैंक डिपॉजिट, 46056 अदर डिपॉजिट विद RBI, डिपॉजिट विद 67850। ठीक है, और कौन सा आएगा?
सेविंग डिपॉजिट पूरा ले लेंगे। और कौन सा? 7600 तो ले चुका है नीचे वाला। सर ये 67850 क्यों लिया? ये तो मोर देन 1 ईयर M3 में नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक, वो गलत है। M3 है। ये नीचे वाला 7600। और एक आपका है 36912। ये बनता है 280। सर ये तो M1 का पार्ट नहीं हुआ। कौन सा वाला? M1 M2 आता ही है ना, M1 तो M2 में आता ही है ना। M1 तो सीधा आ गया। तो फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक तो इंक्लूडेड इन 93,050। गुड़िया देखो उधर का है क्या हमारा कैलकुलेटर? ये सर सेविंग डिपॉजिट जो दे रखा है इसमें जो 7600 है, इसमें से माइनस करके 6700 को तो 900 भी तो हम इसी में ऐड करेंगे ना M2 के लिए, क्योंकि डिमांड भी तो रह गया ना हमारा। टाइम ऊपर दे दिया है तो पूरा सेविंग कर सकते हैं इकट्ठे। पूरे सेविंग में से टाइम तो हम पहले ले चुके हैं ना, तो इसका डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सर 6700 को हटा के 7600 को पूरा एक साथ हाँ, ले या लेते तो हैं। आप उसको पूरा ले लो। हाँ क्योंकि इसमें डिमांड और वो टाइम दोनों आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं आप। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी सर। ठीक। और देखो ये 280 कैसे बन रहा है, देखो तभी हम लोग इसको और वो कर पाएंगे। कितना हो रहा है सर ये जोड़ा? ये मुझे लग रहा है जो हाई पावर्ड मनी लिखा हुआ है ना, हाई पावर्ड मनी को वो पार्ट ऑफ M1 मान रहा है, मतलब कंप्लीट पार्ट 1 ना मानते हुए क्या मान रहा है वो? हाँ तो पार्टी होगा तभी तो नीचे वाला सब अभी अलग अलग आ रहा है ना, तो पूरा रहता तो अलग नहीं देता वो। हाँ पूरा जब दे देता तो अलग नीचे नीचे नहीं देता सर कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं। हाँ हाँ नहीं मेरे को लगता है 93050 और सेकंड है 7600 और 46056 प्लस 36912 प्लस पूरे का टोटल करके देखो ना 2,80,000 तो नहीं हो जाते? नहीं हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा ना। नहीं पूरा जोड़ देंगे तब भी नहीं हो रहा था। M3 वाला भी जोड़ने के बाद भी नहीं हो रहा है। 280 तो आ ही नहीं रहा। M1 में आप पूरा जोड़ देंगे तब भी नहीं आ रहा है। जरा नीचे वर्ड लाइन पढ़ो तो क्या बोलता है? CD M1 and M3 M2 रेडीमेड दिया हुआ है सर। हाँ ये इसका मतलब मुझे जो समझ में आया है कि M2 तो कुछ करना ही नहीं है, उसने दे दिया। M1 PD M3 तो सर जो ये दिया हुआ है ऊपर से चौथे नंबर पे जो है 46056 इसको सर इसमें उसमें मुझे ऐसा लगता है कि M2 जो दिया है M2 के बेस से हमको M1 निकालना है, उसमें से लेस करके कुछ आगे पीछे मैनिपुलेशन करके और उसमें से ही जोड़ के M3 निकाल देना है। यही बात M2 क्लियर दिया हुआ है कि M2 उसने गिवन है, M2 उसने डायरेक्टली दे दिया। आप M2 आपको निकालना नहीं है और आपको निकालना है M1 और M3। ठीक है, तो M1 निकालने के लिए कौन कौन से आइटम लोगे आप, ये बताओ। चलो हाई पावर मनी लेने के लिए हाई पावर मनी तो आएगा ही आएगा। हाई पावर तो लेना ही लेना है M1 में। और इनमें से देखो कौन कौन से M1 में आएंगे। डिमांड डिपॉजिट बैंक को घटाएंगे और जो टाइम का और जो सेविंग का डिफरेंस है सर वो आएगा डिफरेंस, यानी 7,600 माइनस 900 700 900 आ जाएगा।
900 आ जाएगा M1, ठीक है। सर कॉल बोरोइंग भी आप बताए कि M1 का कॉल बोरोइंग आ जाएगा M1, ठीक है। और यहाँ पर सर कॉल बोरोइंग M1 का पार्ट क्यों आएगा सर? कॉल बोरोइंग में तो शॉर्ट टर्म मनी होती है, नोटिस मनी सब होती है सर, 90 डेज के लिए भी होती है सर। नहीं तो वो 1 साल से अंदर अंदर तो होती है। अंदर हो गया ना तब। कॉल मनी में 1 दिन 14 दिन होता है ना। टर्म बोरोविंग जो होती है वो 1 साल तक होती है। जो ये वर्ड है कॉल, नोटिस और टर्म, टर्म हम लेते नहीं है, और कॉल और नोटिस जो है वो दोनों शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, टर्म बोरोविंग किस में आएगी? M3 में। M3 में। और टर्म बोरोविंग विद इन 1 ईयर वाली कहाँ आएगी? M2 में आएगी। तो उसे लेना नहीं है क्योंकि वो तो M2 में शामिल कर लिया उसने। और ये किस में आएगी? ये भी M2 में आएगी। M2 में आएगी ना सर? तो M2 में आएगी। और लेस देन 1 ईयर वाली M1 में आएगी। इस तरह से निकालने की कोशिश करो अगर करते हैं तो। सर 1 साल से अगर टर्म डिपॉजिट है वो M3 में जाएगा ना सर? सर मोर देन 1 ईयर तो M3 में नहीं आएगा सर। ये M2 में जाएगा। 4650 वाला है ना सर, वो M2 में आएगा। M2 में जाएगा सर। हाँ ये देखो, टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट with a contractual validity up to and including 1 year within the banking system, किसमें है? M2 में सर। M2 में। जो दूसरा वाला है वो सर नीचे दिया है ब्रॉड मनी में M3 मोर देन, वो किसमें है? M3। तो मोर देन 1 ईयर वाला M3 में है और वाला M2 में। ये वाला M2, ये वाला M3, ठीक है। तो M3 की अगर बात करें तो हमारा जो M1 है उसके साथ हम क्या जोड़ लेंगे? ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ लेंगे। कौन से वाला? ये वाला और ये वाला। M2 में अगर हम ये दोनों जोड़ लेंगे तो निकल के आएगा। और M1 में आइटम कौन कौन से जोड़ेंगे? 93050 प्लस 36912 प्लस 5455 प्लस 900 ये आएगा। ये किसका पार्ट है? M1 का, ठीक है। और M3 निकालने के लिए M1 में कौन कौन से पार्ट और जोड़ लेंगे आप? 67850 और ये दोनों पार्ट 3400 जोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, CD की बात करिए, कैलकुलेट CD से मतलब क्या होगा इनका? सर हमको लग रहा है जो हम लोग M2 लिखे हैं ना वो CD होगा। नहीं, बट इसमें तो एक्सक्लूडिंग CD है। M3 में से M2 निकालेंगे ना, वो तो CD एक्सक्लूडेड बचेगा लिखा ना। हुआ है। M3 ढूंढ के M1 माइनस M2 करेंगे तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं मिलेगा। CD पता नहीं क्यों दिया, लेकिन M1 और M3 तो निकल गए। सर हेलो सर, 67850 माइनस 46056 में CD निकलेगा नहीं? टर्म डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम और ऊपर होने वाला एक्सक्लूडिंग 67850 माइनस 46056 है। 46056 ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, 67 में उसने पूरा टर्म डिपॉजिट लिया है विद बैंकिंग सिस्टम का, और ऊपर एक्सक्लूडिंग कर दिया है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो CD आएगा। हाँ सर ठीक है। टर्म डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। CD का तो 1 ईयर ही होता है। लेकिन CD तो 1 ईयर के अंदर ही आता है ना सर? हाँ, लेकिन 1 ईयर के अंदर का टर्म डिपॉजिट उसने ये 46056 दे दिया ना। तो ऊपर वाला अमाउंट बड़ा होना चाहिए था मैडम, फिर तब जाके जस्टिफाई होता। वो वैल्यू वो ज्यादा रहती तब ना रहता कि उसमें CD भी शामिल हो और 1 साल के नीचे का जो फिक्स है। क्योंकि 67850 में तो सारे वही टर्म डिपॉजिट है ना जो मोर देन 1 ईयर है। या इसने ऐसा तो नहीं, सुनो,
ये जो टर्म बोरोविंग लिखा हुआ है ना वर्ड, हाँ 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 इसको सीडी ट्रीट किया है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट तो दोनों सेपरेट आइटम दे रखे हैं इसने, और यहाँ पर एक कॉल बोरोविंग दी है और एक टर्म बोरोविंग दी है। तो जो कॉल बोरोविंग है वो तुम्हारी 1 डे या अप टू 14 डेज तक रहती है, और यहाँ पर टर्म बोरोविंग जो है वो उसने कौन सा पार्ट ले लिया होगा, सीडी का। अरे सर अगर 3400 करोड़ उसमें जोड़ देंगे तो 6700 850 हो जाना चाहिए था। फिर क्या हो जाना चाहिए था? अगर सर 46,056 में अगर 3400 जोड़ दे तो 67 850 हो जाना चाहिए था। फिर अगर नहीं, कोई जरूरत थोड़ी ना, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपने अपने बैंक में 50,000 की एफडी ले रखी है और 80,000 का सीडी ले रखा है, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। और जो 50,000 की एफडी ले रखी है वो 2 पार्ट में है, एक मोर देन 1 ईयर की 30,000 है, अप टू 1 ईयर की 20,000 है, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी जी सॉल्यूशन तो दिया होगा ना सर, बहुत ध्यान देके क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये इसीलिए जो है 5 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन जो आता है ना 5 मार्क्स का, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है। ये कोई बता रहा था कि किसी के पास चंडीगढ़ वालों के नोट्स हैं, CTDI बता रहा था कोई, कल किसी ने बात की, आई थिंक मैडम बात, उसमें किसी के पास है इसके नोट्स। इसका सॉल्यूशन नीचे नहीं दिया है। चलो ड्यूरिंग द हमारे प्रिपरेशन अगर कहीं पर भी आपको कुछ और पॉइंट मिलेंगे ना, यस सर, तो उसको लेके आइएगा और डिस्कस। मेरे ख्याल से आज काफी चीजें क्लियर तो हुई होंगी फिर भी, मतलब कुछ थोड़ा क्वेश्चन पकड़ने लायक तो बने। यस सर। सर ये सर्कुलर उसमें व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये मैं ग्रुप में भी करा दूँ। ये सर क्वेश्चन मिल जाए तो प्रैक्टिस हो जाएगा सर। हाँ सर, अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं और सर्च करूंगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन विद सॉल्यूशन चाहिए ना, सही गलत कहाँ से पता चलेगा? सॉल्यूशन बाद में यार, पहले खुद में करेंगे। सॉल्यूशन डिस्कस करके हम लोग निकालेंगे। आप बनाओगे तो देखोगे ना, मिलाओगे। अच्छा, YouTube में एक आंसर दे रहे हैं कि कॉल बोरोविंग M3 में है। तो M1 ही आएगा सर। कॉल बोरोविंग M3 में कैसे रहेगा सर? M1 ही आएगा। M1 प्लस रहता है ना, M3 में M1 प्लस रहता है तो M1 का पार्ट ही होगा। वो तो M1 का ही पार्ट रहेगा ना। एक मिनट देख रहे हैं, कॉल बोरोविंग इंक्लूडेड इन M1 भी लिख देते हैं, M3 भी लिख देते हैं। ये देखो स्क्रीन सर, M4 कहीं नहीं आया, M4 कहीं नहीं आया। M1 क्लियर हो जाएगा तो सारे क्लियर है, M1 का ये सारा जगह, बाकी तो सारी अपना क्लियर क्लियर हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सब कुछ M1 पे है, M1 पे डिपेंड कर रहा है क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। ये पैराग्राफ पढ़िए जरा। कॉल एंड टर्म बोरोविंग फॉर नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाय बैंकिंग सिस्टम एंड डिपॉजिट बाय। इसका मतलब ये जो कॉल या टर्म बोरोविंग है तीनों किसमें आ रही हैं? किसमें आ रही है? M3 में। M3 में। तो यानी वो जो टर्म डिपॉजिट है, टर्म बोरोइंग सीडी नहीं है सर, इसका मतलब वो भी M3 में ही आएगा? नहीं, दोनों एक साथ कैसे आएंगे, या तो फिर वो एक एक्सक्लूड होगा। सर इसमें ये भी तो लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक। हाँ, अलग से लिखा हुआ है इसमें। हाँ, वो भी तो लिख रहा था क्या कर रही है? टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट बाय बैंक, कॉल टर्म बोरोविंग भाई, इसमें इतनी चीजें हैं M3 में आ रही है ब्रॉड मनी में। तो ये तो हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो हमने वो लिखा था ना, हाँ वो एफडी का ही पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
इसका पार्ट है एफडी का पार्ट ना ना हाँ सर, पहले बैंक में बनाते थे सीसी कैश सर्टिफिकेट बनाते नहीं थे। नहीं वो भी नहीं है, वो तो कैश सर्टिफिकेट अलग चीज है, वो भी नहीं है। वाले क्वेश्चन में अगर M2 में से माइनस कर दिया जाए बहुत सारी चीजें, M1 को माइनस कर दिया जाए और भी चीज को माइनस किया जाए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट निकलेगा। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो, इंक्लूडेड है। ये भी बात सही कह रहे हो कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम लोग ले रहे हैं M2 में, तो M2 में से अगर हम क्या माइनस कर रहे हैं, M1 ये सबको माइनस करें, M1 को और भी बहुत कुछ जो जो उसमें इंक्लूडेड है उसके अलावा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अलावा जो जो चीज इंक्लूडेड है उसको माइनस कर दे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नहीं आपकी बात कन्विंसिंग लग रही है कि अगर हम यहाँ पर जो M2 है हमारा 280678 इसमें से वो आइटम माइनस करें जहाँ जो सीडी के अलावा है, जैसे क्या है देखो यहाँ पे ये दिया देखो फॉर्मूला, M2 में से M1 माइनस करें माइनस किया और सेविंग बैंक का टाइम लायबिलिटी, ठीक है, और टर्म डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग 1 ईयर वाली, ठीक है। तो ये दे भी रखा उसने हिंट। तो M2 हमारा कितना था यहाँ पे 28678 28678 में से माइनस करें, क्या क्या माइनस करें, पहले M1 माइनस M1 हमारा कितना निकला था, ये था हमारा 136317 136317 ये ना 136317 और उसके बाद आता है हमारा टाइम लायबिलिटी ऑफ सेविंग बैंक, है ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, हमारा सेविंग बैंक का टाइम लायबिलिटी है नहीं ना इसमें क्वेश्चन में, नहीं है ना सर, है सर 6700 6700 माइनस 6700 और माइनस टर्म डिपॉजिट विद इन 1 ईयर, टर्म डिपॉजिट विद इन 1 ईयर कितना है हमारा 46056 46056 ये माइनस कर लो 91605 कितना 91605 ये हमारा क्या हो गया पे सीडी। तो अभी क्लियर हुआ है, ठीक है। यस सर। अच्छा इसमें M2 निकालना है, M2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप किसको लेंगे M1 प्लस पूरा M1 में और कौन कौन सी चीजें ऐड करेंगे, देखिए आप टर्म डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एक्सक्लूडिंग सीडी, बी नंबर को बी ये तो लेंगे नहीं, पहला वाला नोट सर बी लेंगे ना सर, पहला तो लेंगे विद इन 1 ईयर वाला, हाँ पहला बी लेंगे सर, बी हाँ और डी लेंगे एफ सेविंग डिपॉजिट, तो सेविंग डिपॉजिट नहीं ले सकते ना पूरा M2 में, क्यों नहीं ले सकते, M2 निकालना है ना, M2 में तो ले सकते हैं, M2 तो ले सकते हैं, लेकिन वो M1 में भी तो शामिल हो सकता है, सर सेविंग लेंगे तो सर M1 में तो सिर्फ तो सर M1 में तो उसका डिमांड डिपॉजिट होगा ना सर, M2 में तो M1 होता ही है ना सर, M1 में SB का सिर्फ डिमांड होता है, डिमांड पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ वर्ड यूज कर रहा है क्या सेविंग डिपॉजिट, तो पूरा का टाइम भी इसी में है ना, दोनों हो सकता है। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग F को ले लेंगे, अगर कहीं ब्रेक किया होता ना इसमें H भी लेंगे सर, H और कौन सा H अदर डिपॉजिट विद RBI, सर अगर F ले रहे हैं तो B को हटा देंगे ना, इसको ले रहे हैं, अगर F ले रहे हैं तो B को हटा देंगे, नहीं वो तो क्यों सर, वो तो अलग चीज है, वो टाइम डिपॉजिट अलग चीज,
और आपका एक मामले की तरह ये जी और आई भी आएगा, आएगा यस ये नहीं M1 आएगा। में नहीं आ गया सर? M1 हाँ नहीं आएगा क्योंकि वो M1 M1 में में आ पहले गया। से आ चुका है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सर ये भी M1 का पार्ट ये भी सर M1 में M1 का पार्ट M1 है का सर। पार्ट है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ये सर M1 का पार्ट है ना। M1 का ही पार्ट पार्ट है। थोड़ी है। M1 का M1 पार्ट है पार्ट मैडम। M1 का ही पार्ट है। ऑल बोरोविंग किसका पार्ट है? M3 का। M3 M3 का का। करंट डिपॉजिट विद बैंक्स M1 का पार्ट है M1 का। पहले से। और नीचे सर ये सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी डिपॉजिट M3 का M3 का। पार्ट रहेगा। अब यहाँ M2 इसने में ये जाएगा। सेविंग बैंक को थोड़ा सा डाउटफुल में रख दिया ना। इसमें M2 में यहाँ चला देखिए क्या जाएगा। कर रखा है इसने। ये वाला सर। डिग्गी में अच्छा रखना इसने पता क्या किया, सुनो, इसने M2 निकालने के लिए किसका यूज नहीं किया? डिग्गी में M1 का यूज नहीं किया। अलग इसने अलग सारे कंपोनेंट पकड़ लिए। इसने सारे कंपोनेंट पकड़े। मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, जरा देखिए ग्रीन कलर से देखिए। सबसे पहले करेंसी वाले ले लिए इसने दोनों, ये वाला और ये वाला। उसके बाद करंट डिपॉजिट को करंट भी ले लिया डिपॉजिट, और उसके बाद सेविंग डिपॉजिट को भी ले लिया, सेविंग डिपॉजिट को भी ले लिया, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी ले लिया और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी ले लिया और टर्म डिपॉजिट बस कौन सा वाला? 1 ईयर वाला, सबसे टॉप वाला। तो अब देखो इस क्वेश्चन उल्टी से पे रखा हमें आपने। क्या चीज पता लगा, अगर ये कंपोनेंट अलग अलग दिए हुए हैं तो आप M2 निकालने के लिए M1 से ना निकाल के एक एक आइटम को लेके चलेंगे। सर M1 क्यों नहीं लिया? यहाँ पे देखिए, जब हमारा सेविंग बैंक डिपॉजिट दिया था, हमारे मन में क्या डाउट हुआ एकदम से? दो पार्ट इसके होंगे कि इसका कौन सा पोर्शन डिमांड में है और कौन सा पोर्शन टाइम में। लेकिन जब हम M2 कैलकुलेट करते हैं तो हम पूरा पूरा सेविंग बैंक उठा लेते हैं। तो ये एस्पेक्ट अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि M1 को तब लेना है जब इसमें से इंडिविजुअल आइटम में कोई डाउट आपके पास नहीं हो। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे इसमें ये पूछूं M2 कितना, अच्छा इसमें तो वैसे ही दिया हुआ, अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता कि सेविंग बैंक का डिमांड पोर्शन कितना है? 15%। नहीं वो तो पुराना है। फिर 15% या बताऊं क्या करते हैं आप? तब आप वो काम करते हैं कि आप M2 में से 15% सर। हाँ M2 में से माइनस करते, ये जो ऊपर M1 लिखा हुआ ना M1, तो आपके पास क्या निकल के आता पता है आपको? सेविंग बैंक का कौन सा पोर्शन निकल के आता? डिमांड टाइम, क्योंकि M1 में तो शामिल होता है ना टाइम वाला, वो डिमांड वाला। डिमांड वाला। अगर M2 में से M1 माइनस करें तो एक तो सेविंग बैंक का टाइम पोर्शन आएगा और दूसरा क्या क्या आएगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ जाएगा, ये वाला आएगा आपके पास, उसके आएगा, ये आएगा, ये तो M2 में शामिल है बस। तो आपका ये डिफरेंस जो निकल के आएगा वो सेविंग बैंक का कौन सा पोर्शन निकल के आएगा? टाइम डिपॉजिट। M3 निकालने में सिंपल बोल दिया कि जो आपने M2 जोड़ा उसमें क्या करने आप, मोर देन 1 ईयर वाला। और ये आ गया देखो क्लियर। कॉल और टर्म किस में है? M3 में। सर M3 में M2 ले रहा है लेकिन M2 में M1 नहीं ले रहा है, क्या बात है? क्या चीज कह रहे हैं? M3 में M3 का फॉर्मूला जो उसमें M1 होता है। सर M2 माइनस M1 करेंगे तो इसमें 1 ईयर तक की डिपॉजिट भी तो आएगी। हाँ हाँ वही M2 का मतलब है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट कौन सा वाला? 1 ईयर वाला। 1 ईयर वाला।
तो ये जो इसको क्लियर कट समझने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी आप फॉर्मूले याद करें उसमें इन फॉर्मूलों के आगे एम याद नहीं करें किसी का भी, यानी उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जो छोटे छोटे पार्ट हैं उस फॉर्मूले से याद करिए। जैसे यहाँ दिया था ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है? M2 का। M2 का। क्या इसमें M1 यूज किया? नहीं सर। नहीं। हाँ, तो इसे याद करिए आप। रखना पड़ेगा। ऐसे ही M2 का फॉर्मूला जब याद करें, हाँ ये तो M2 का हो गया ना, हाँ जब M3 का याद करें तो M3 में भी जो M2 के कंपोनेंट हैं उनको पूरे इंडिविजुअल कंपोनेंट वो प्लस ये दोनों याद करें। तो इसका अपना एक चार्ट जैसा बना लीजिए, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, इसमें काफी डिस्कशन हुआ, कुछ बातें नई निकल के आई, कुछ छोटे मोटे कंफ्यूजन अभी स्टिल रह गए, लेकिन थोड़ा सा हेल्प हमको मिल सकती है। सर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन रहे M1 रहे दिया रहे तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे M1 को? नहीं नहीं भैया, नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा वो पूछ क्या रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर एग्जाम में M2 दे और आपसे M3 पूछे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे, हो जाएगा। कर पाएंगे, यस सर। क्योंकि उसमें M1 शामिल है पहले से। यस सर, राइट। लेकिन M2 में जो पोर्शन शामिल है उसे देखना पड़ेगा वो डबल ना आ जाए।